Zest IS, nurturing minds. Hello friends, welcome to Zest IS. In the last video, we have discussed first 10 questions of 2023 paper set A, and in this video, we will continue our discussion starting from question number 11. And as you can see, this is a assertion reason type format questions, and in this paper you will find many questions of this format, and there is a common thumb rule that could be followed if you are stuck in the answers, but I'll summarize all those learnings in the end. Before that, we will discuss every question one by one. First statement says, India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. तो हमें ये बचपन से पता है कि इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन कोल बेस्ड एनर्जी, एंड इवन नाउ coal based energy accounted for 55% of its energy needs. And so this statement is right. And look at the formatting articulation of the statement. It is not giving you any absolute figure कि इतनी percentage of electricity production है. One thing to be noted कि कोई भी question हो, हमें blindly data को गलत या सही नहीं मानना है. उसके पीछे आपका रीजनेबल रीजन होना चाहिए, रीजनेबल थॉट होना चाहिए कि क्यों वो डेटा सही है या फिर गलत है. बट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में आपको दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बोल रहा है. तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेटिंग है जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं. ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट इट इज सेइंग, यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट is required for the production of electricity. And as we know, there are many countries, unlike earlier times जब बहुत सी कम कंट्रीज जो न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन कर पाती थी, अभी बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करती है, राइट. और इसके लिए बहुत ज्यादा यूरेनियम की इनरिचमेंट की जरूरत नहीं है. इतनी ज्यादा यूरेनियम की इनरिचमेंट तभी करना जरूरी है जब यू आर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर बेस्ड वेपन्स, राइट. तो इसीलिए ये जो आपको एज इट इज इसको गलत करने के लिए ही दिया है. एटलीस्ट 60% बोल रहा है, मतलब इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. हमें पता है कि ईरान के ऊपर इतनी ज्यादा इंस्पेक्शन क्यों हो रही थी IAEA की, क्योंकि इसने जो इनरिचमेंट किया था, इट वॉज अलेज्ड दैट इट इज मोर देन 60%. तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए आपकी कम से कम एट मैक्स 3 to 5% यूरेनियम इनरिचमेंट हो तो भी आपका काम हो जाता है. सो दैट्स वाई दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था. इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग कि कितना एग्जैक्ट परसेंटेज होना चाहिए, ये जो डेटा दिया है इससे आपको इजीली इसका आंसर मिल जाता है. सो our answer is first statement is right and second is incorrect. Answer is C. Let's have a look over additional information. As we know that for nuclear based energy production, we enrich uranium, its isotope, that is U-235 isotope is being used. और प्रोडक्शन किससे होता है? फिसाइल टेक्नोलॉजी से होता है. एंड थोड़ा सा डेटा भी हमें रफ फिगर में याद होना चाहिए कि इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी अकाउंट्स फॉर 3%. एंड देयर आर ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, प्रोड्यूस होती है, एंड इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी शेयर. ये कितना है? न्यूक्लियर एनर्जी. एंड फ्रांस का जो टोटल एनर्जी शेयर है उसमें 70% इज थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है. उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स अगर हमें क्रिएट करना है तो थियोरेटिकली यूरेनियम इनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट है 20%. ठीक है. ये थियोरेटिकल फिगर है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एटलीस्ट 85% एंड मोर इनरिचमेंट नीड टू बी डन फॉर क्रिएटिंग ए न्यूक्लियर बेस्ड वेपन. इतनी इंफॉर्मेशन काफी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. तो मार्सुपियल के ऊपर क्वेश्चन है. अभी यहाँ से हमारी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन शुरू हो गए और एनिमल बिहेवियर, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आए हैं. एंड
आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता होगी तो भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के उस मोमेंट पे थोड़ा थॉट प्रोसेस देके भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्सुपियल तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन हमें छोड़ना ही नहीं है, मार्क दिस। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, हम दोनों स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसके बाद ही हम जज करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। अभी मुझे एक बात बताइए, पहले हम स्टेटमेंट 2 डिस्कस करते हैं कि ठीक है, ये बोल यहाँ पे सेम एक ही स्टेटमेंट में आपके दो एक्सट्रीम कीवर्ड्स बोल रहे हैं, दैट इज इट ओनली थ्राइव्स इन माउंटेन ग्रासलैंड्स और विदाउट एनी प्रेडेटर। तो आप ये बताइए कि इज इट पॉसिबल, ये अगर हमारी फूड चेन है तो यहाँ पे फॉर एवरी species there is a predator line even if it is at the highest level, तो भी इसका डिग्रेडेशन पॉसिबल है। और ये फिर से यहाँ पे आ जाता है, ये जो फूड वेब है, फूड चेन है, इसके प्रिंसिपल के हिसाब से, इसकी फिलोसॉफी के हिसाब से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को कोई प्रेडेटर ना हो, राइट। तो इसकी वजह से तो ये कैंसिल होता है। ऊपर से ये बोल रहे हैं ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। अभी मुझे पता नहीं है कि होगा भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, बट ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड में ही है और वहां पे भी कोई प्रेडेटर नहीं है। तो मुझे ये देख के ये स्टेटमेंट काफी मेरे इस वाले लॉजिक से सही नहीं बैठ रहा है, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग करूंगी। अगर मेरा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो इवन इफ आई डोंट नो कि मार्सुपियल इंडिया में अगर होते हैं नहीं होते हैं, तब भी अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट पे मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है विद बेसिक लेवल ऑफ एनवायरमेंट की जो कंसेप्ट है उसको लगा के, तब भी मैं आंसर सही कर सकती हूँ। सो मार्सुपियल के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। विच स्पीसीज आर मार्सुपियल्स, तो एज इट्स नेम सजेस्ट, इसका लिटरल मीनिंग होता है पाउच्ड मैमल्स। सो द वन हु इज फीमेल कैरी देयर यंग ऑफस्प्रिंग्स इन द पॉकेट्स, दोज आर मार्सुपियल्स। और इसके अगर एग्जाम्पल देखने हो तो एक बार कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़ी सी फायर लगी थी और वहां पे बड़े क्यूट एनिमल्स के फोटो आते थे न्यूज़पेपर में। दोज आर कोआलाज, दोज आर ऑल्सो मार्सुपियल्स। सिमिलरली कांगारूज, तो इनका देखा होगा आपने ऑफस्प्रिंग जो मदर के पॉकेट से बाहर निकलते हैं, राइट। So those are marsupials, and about their existence they also occur in arid and semi-arid regions apart from mountain grasslands. तो इसलिए second statement हमारा wrong होता है, and first statement जो है those are not naturally found in India, तो ये सही है। and also ऑस्ट्रेलिया में बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, देयर इज अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। तो अगर ऐसा नहीं होगा कि वहां पे इतने सारे एनिमल्स है तो इट इज हैविंग नो प्रेडेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये बोला जाता है कि करंट अफेयर से है, बट देखो इवन इफ मैंने कभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा इसके बारे में तो भी मैंने ये सॉल्व कर लिया एग्जाम सिचुएशन में थोड़ा सा दिमाग लगा के। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ ना कुछ हिंट दी जाती है, आपको बस उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है और जो भी एग्जिस्टिंग चीजें आपको पता है उसके थ्रू थोड़ी सी नॉलेज को इंटरलिंक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये जो है दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस। ये कोई इन्वेजिव स्पीसीज का डेटाबेस है, दैट इज इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप नाम से ये करता है। दैट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि डेटाबेस है वो भी कौन से ग्लोबल लेवल का। तो मुझे ये दो वर्ड्स पकड़ने कि ग्लोबल लेवल पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डेटाबेस क्रिएट करती हो। तो यहाँ पे पहले तो यूपीएससी जब भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, रिपोर्ट पूछता है, जनरली दे ट्राई टू गो विद द प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, जैसे हमें पता है कि यूएनईपी के ऊपर क्वेश्चन है, फिर आपका यूएनएफसीसी पे पूछ लेता है, या फिर आपके साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपका ट्रैफिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पढ़ते ही है शंकर में, है ना। तो बहुत जनरली एक्सेप्शंस आर देयर, कभी कभी बहुत छोटी भी पूछ लेता है, बट वो कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जनरली आंसर्स इन्हीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो इससे
में जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है बोल रहा है IUCN, यहाँ पे UNEP, और ये दोनों लेस नोन लेस हर्ड ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कभी कभी थोड़ा सा न्यूज में रहती है, बट एज कंपेयर्ड की जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हो, इन दो ऑर्गेनाइजेशन को मैं कट डाउन करूंगी। ठीक है, मेरे बचते हैं ऑप्शन नंबर A एंड B। अभी मुझे ये सोचना है कि ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन दे आर कैपेबल टू डेवलप समथिंग एट द ग्लोबल लेवल, बट कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले भी कुछ डेटा बेस्ड काम किया है, कि डेटा का कुछ रिपोजिटरी क्रिएट किया हो, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? तो मुझे पता है कि IUCN ने जो है पहले भी रेड डेटा बुक पब्लिश किया था, और ये हमें स्पीसीज के स्टेटस भी बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके पास पहले ही रिपोजिटरी है कि इस टाइप का कुछ बनाए वो डेटाबेस, सो दैट्स व्हाई I'll go with the option number A, even if I never heard of this group। IUCN के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, बट बस ये दो कीवर्ड्स देख के मैं एक तक पहुंच सकती हूँ अपने थॉट प्रोसेस से। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये जो आपका ग्रुप है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस, एंड इट इज कम फ्रॉम द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन इन्वेजिव स्पीसीज। इस प्रोजेक्ट का कहाँ से लिंकेज है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन विच इज पार्ट ऑफ IUCN, एंड ये कब बना था? 2000 में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी एनिमल्स दिए हैं एंड उसके बिहेवियर पे क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? कौन से ऐसे एनिमल है जो नॉक्टर्नल है? तो यहाँ पे एक तो पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपना थॉट प्रोसेस लगा सकते हो। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग, थॉट प्रोसेस कभी कभी गलत भी जा सकते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मेरी थॉट प्रोसेस गलत गई थी, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन ऑब्जर्व किए तीनों ऑप्शंस, लायन टेल्ड मकाक, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर, तो मेरा ये लॉजिक था कि इन तीनों एनिमल में दो जो है मेरे दोज आर हार्बिवोरस एनिमल, लायन टेल्ड मकाक एंड सांबर डियर। तो ये जो है सनलाइट में डे आवर्स में अपना खाना खा सकते हैं, एंड रात में दे माइट नॉट बी एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो इस वजह से मैंने ये दो ऑप्शन गलत किए थे, लायन टेल्ड मकाक एंड सांबर डियर, एंड आई केम अप विथ ओनली वन विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कहाँ पे लॉजिक गलत जा सकता है। तो बट आपको सोचना इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धीरे धीरे 10 में से आपके अगर 10 अटेम्प्ट किए तो उसमें से आपके एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, तो नेट आपका जो स्कोर आएगा दैट विल बी इन पॉजिटिव। तो इसीलिए घबराना नहीं है, नया क्वेश्चन हो तो भी अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका दैट इज मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर, ये दो जो है दोज आर नॉक्टर्नल। एंड लायन टेल्ड मकाक, दिस वाज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लायन टेल्ड मकाक के बारे में हमें पता है, दीज आर जस्ट मंकीज। मंकीज का एक स्पीसी है जो साउथ इंडिया में रहता है, स्पेशली जो आपके रेन फॉरेस्ट एरियाज है या फिर मानसून फॉरेस्ट है वहां पे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोल रहा हूँ, मानसून फॉरेस्ट बोल दो, यहाँ पे ये अकर करता है। तो ये 2000 डे लाइट में ही एक्टिव रहते हैं, और हमें पता है कि रात में तो कभी हमें बंदर दिखते नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से लायन टेल्ड मकाक तो हर कोई गलत मतलब इसको एलिमिनेट करेगा, बट ये दो क्वेश्चन है जहां पे सांबर डियर जो है दैट इज बोथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जो आपके दो स्पीसीज है लायन टेल्ड मकाक एंड मालाबार सिवेट, बोथ आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन एंडेमिक स्पीसीज पे भी यूपीएससी काफी फॉन्ड ऑफ रहती है कि एंडेमिक एनिमल्स कौन से है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक एनिमल्स पूछ लेता है। तो ये दोनों भी आपको पता है। देन सांबर डियर विच इज बोथ crepuscular and nocturnal. What do you mean by crepuscular? It is active at dusk or dawn, और इसका IUCN स्टेटस अगेन इज इम्पोर्टेंट, जो कि है वल्नरेबल। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत शौक है डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, तो बिहेवियरल नेचर के ऊपर, बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन लोग को काफी फायदा हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम सिचुएशन में दो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन हो सकता था, बट मैंने अटेम्प्ट लिया और मेरा कुछ थॉट प्रोसेस भी था इसमें, तो वो सही आ गया। बट अगर आपको वो इतना ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं स्ट्राइक कर रहे तो यू कैन लीव सच क्वेश्चंस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस। अभी मैंने ये कभी सुना नहीं है वैगल डांस क्या होता है। फॉर अदर्स ऑफ देयर कीन टू इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू ए सोर्स ऑफ देयर फूड। ठीक है, मुझे वैगल डांस के बारे में नहीं पता, बट उसने काफी बाकी की चीजें इंफॉर्मेशन दी है मुझे। क्या क्या हिंट है मेरे पास, कि एक तो ये दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को हेल्प करते हैं, मतलब मुझे ऐसी स्पीसी ढूंढनी है जो कोऑपरेशन पे बिलीव करती है, राइट। उसके बाद ये क्या दिखा रहा है, वैगल डांस के थ्रू दे इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब काफी ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ वर्क है, ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, है ना। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब काफी दूर तक भी जा सकते हैं अपने फूड को ढूंढने के लिए। ठीक है, ये मुझे कुछ हिंट लग रहे हैं। अभी इसमें बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज एंड वैस्प। अभी यहाँ पे मेरा जो दिमाग है इस ऑप्शन पे स्टक हो गया, हनी बीज, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैसे रहते हैं कॉलोनी के थ्रू, क्योंकि हम जब हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां पे सारी स्पीसीज रहती है और यहाँ इनकी जो क्वीन होती है वो सबको रूल करती है। तो ये सारे क्या होते हैं, वर्कर्स। तो इनका काम ही होता है कि एक दूसरे की मदद से सबके लिए खाना बनाने की अरेंजमेंट करो। तो दे परफॉर्म दिस ऑर्गेनाइज्ड वर्क एंड दे आर कम्युनिटी बेस्ड स्पीसीज, एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं एंड उसके अलावा ये हमें पता है हनीकॉम स्ट्रक्चर कि काफी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर उनका रहता है, कॉलोनी जो भी होती है। तो इस वजह से आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने ऐसे ही तुक्का लगाया था और वो सही हो गया। उस टाइम पे आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट वैगल डांस, फिर मैंने आके पढ़ा कि वैगल डांस क्या होता है। तो स्पेशली ये एक फूड को दिखाने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं, जैसे अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में डांस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सोर्स ऑफ द फूड इज टुवर्ड सन, कि ऊपर जाओ वहां पे है आपका फूड। और अगर ड्यूरेशन बहुत लंबा है उनके डांस का, दैट मीन्स आपका जो सोर्स ऑफ फूड है दैट इज वेरी फार। तो ये ड्यूरेशन बताता है कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है, कम है या ज्यादा है। तो ये सारे तरीके वो लोग अपनाते हैं एंड स्पेशली इन्हीं दो कीन की वजह से एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस, इतना सारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्क जो है दैट अकर्स इन हनी बी, जो कॉलोनी फॉर्म करती है। एंड देर इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की क्वीन सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो सबको काम पे लगाती है। तो इन सारी, तो दिस शोज की दे आर वेरी डिसिप्लिन ऑल्सो। तो डिसिप्लिन काम, डिसिप्लिन वर्क तभी हो सकता है जब ये सब कर सके, राइट। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 16। अभी ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है, आपको सिमिलर पैटर्न में और एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, फॉर्मेट आइडेंटिफाई करो। तीनों वही स्टेटमेंट है, सम ऑर्गेनिज्म कैन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी क्या बोल रहा है, सम मशरूम हैव दिस थिंग, सम मशरूम हैव दैट थिंग, सम मशरूम हैव। इवन इफ मुझे इनके बारे में कुछ भी एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे पता है कि ह्यूमन कैपेसिटी में हम बहुत कम चीजें अभी तक जान पाए हैं एंड देयर इज स्टिल R&D गोइंग ऑन। अभी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सबसे मतलब मिलियंस में अकर कर सकती है, उनका अभी तक हम पूरी तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाए। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अभी न्यूज में आइडेंटिफाई हो गई हो, इस वजह से ये बोल रहे हैं कि हमें, ये तो स्टेटमेंट सबको पता है कि मेडिसिनल वैल्यू होती है मशरूम की, राइट। मेडिसिनल है मतलब आपकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी है, तो 1 और 3 तो ऑब्वियसली मार्क हो सकते हैं। अभी रहा क्वेश्चन 2 और 4 का, दे हैव सम साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी में ये भी हो सकता है कि साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, राइट। और बायोल्यूमिनेसेंट, अभी यहाँ पे कोई लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि बायोल्यूमिनेसेंट होता है नहीं होता है, कभी तो देखा नहीं, बट आपको सब चीजें तो नहीं पता ना। इवन ह्यूमन स्पीसी कांट क्लेम। ऐसे क्वेश्चंस एब्सोल्युटली ना बोलने के लिए आपको काफी रिसर्च करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप नो नहीं बोल सकते, यू कांट डिनाई दिस स्टेटमेंट, क्योंकि देर माइट बी सम पॉसिबिलिटी कि कहीं दुनिया की कोई तो पार्ट में ऐसा कुछ रिसर्च हुआ हो। बिकॉज जो चीजें पता नहीं वहां पे स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट हो सकता है कि यहाँ पे ये चीजें एरिया हमें पता नहीं, ह्यूमन माइंड ने अभी तक ये चीजें डिस्कवर नहीं की है, तो पॉसिबिलिटी है इसके सही या गलत होने का। एब्सोल्युटली नो हम इन चीजों को नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। इस बात को हम्बल रख के चीजों को देखना है कि कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड हो सकती है, तो ये ऐसा कभी ना कभी रिसर्च में पाया गया होगा। तो इसीलिए आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4।
और जब जब यूपीएससी ने ऐसा पैटर्न फॉलो किया है, सम दिस हैव, सम स्पीसीज कैन, जब जब ये सम वाली चीजें बोल रहा है वो बहुत अच्छे से खेल रहा है, बहुत मॉडरेट टर्म्स में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ऐसी मॉडरेट टर्म्स में जो भी स्टेटमेंट्स हो जनरली सही होते हैं। तो जनरली इस पैटर्न के क्वेश्चन सही माने जा सकते हैं। और अगर ऐसा पैटर्न हम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, some organisms can grow in environments with temperature above boiling point of time. Some microorganisms can grow in environment with temperature below freezing point. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. तो आपको पता है क्या कि ऐसा नहीं हो सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर, हमें अभी तक बड़े बड़े स्पीसीज याद नहीं हो रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी कोई स्पीसीज हो सकती है, इसको आप डिनाई कर सकते हो। यू आर नॉट इन दैट कैपेसिटी कि आप इस स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली नो करो। तो ये स्टेटमेंट भी हम सही मान सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोलते, पॉसिबिलिटी रख रहा है, कैन, सम। तो ये काफी मॉडरेट टर्मिनोलॉजी है। जब यूपीएससी ऐसा यूज करता है तो दैट मीन्स इट इज प्लेइंग वेरी सेफ। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली सही होते हैं। तो जब जब ऐसा पैटर्न दिखे यू कैन गो विद द ऑल करेक्ट, ठीक है। एंड ये जो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच अकर एट टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे अगर हमें देखना हो कि वोल्केनो जब बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम है? थर्मोफाइल्स विच एग्जिस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 60 to 108 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे थर्मोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली ये क्या बोल रहे हैं? बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो पोलर रीजन का एग्जाम्पल ले लो, पोलर रीजन में भी तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। उसके बाद ये जो बोल रहा है हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, तो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? एसिडोफाइल्स। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो, जैसे आपको पता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे ये एसिडोफाइल्स बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाता है। ऑल थ्री आर करेक्ट। देखते क्वेश्चन नंबर 17। जब ये क्वेश्चंस एग्जाम सिचुएशन में आते हैं तब ऐसा लग सकता है कि क्या एब्सर्ड पूछ लिया, बट उसको रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन दिया है हमें उसको सॉल्व करना है। तो सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन था इंडियन स्क्विरल के ऊपर, गिलेरिया जो है उनके बिहेवियर पे क्वेश्चन है। अभी ऐसी चीजें हम जनरली पढ़ते नहीं है, तो हमें किस पे डिपेंड होना चाहिए? हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन। कभी हम पार्क में गए, आजू बाजू के घर के सामने कहीं पे भी हमें गिलेरिया दिखती रहती है, तो उनका अभी कभी तो हम उसमें खो जाते हैं कि वो जिस तरीके से मूवमेंट करती है, देखते रहते हैं। तो उस पर रिलाई करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कभी ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। बरोज क्या होते हैं? जो ग्राउंड के नीचे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा खोद के ये यहाँ पे बना लिया, तो नेस्ट यहाँ पे बनाते हैं, ये बोल रहा है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। तो अगर स्टेटमेंट 1 सही माना जाए तो यहाँ पे ये नट्स एंड सीड्स ही तो खाते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं, जनरल सी बात बोल रहे हैं। एंड दे आर ओमनिवोरस। अभी यहाँ पे सवाल आ सकता है वेदर दे आर ओमनिवोरस और नॉट। तो अभी आप इमेजिन करो कि ये बड़ा सा पेड़ है, जनरली पेड़ों के आजू बाजू घूमती रहती है क्योंकि यहाँ से सीड्स या कुछ गिरते रहते हैं तो वो खा लेती है। तो यहाँ पे ये स्क्विरल है, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्टली बट इमेजिन कि ये स्क्विरल है जो घूमती रहती है इधर उधर। और हमें पता है कि समर सीजन के लिए वो, या फिर बहुत ठंड के दिनों के लिए वो, ठंड के दिनों के लिए खाना अपना स्टोर करती है। कहीं से जाएगी, घूमेगी और कलेक्ट करके सारा स्टोर करेगी नीचे। जैसे सपोज इस पेड़ के नीचे जो ट्रंक है उसमें इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया अपना खाना। तो घूमते घूमते ऐसा हो सकता है कि उसको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म दिख गया होगा। वैसे तो रहते ही है बहुत सारे कीटाणु, तो अगर घूमते घूमते उसने खा लिया समझ के कि ये सीड है, तो वो उससे वो ओमनिवोरस भी हो सकती है। क्या पता, उसको थोड़ी पता है कि भाई ये चीज को खाना है नहीं खाना है, उसने थोड़ी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए। तो घूमते घूमते जब वो खुद से ट्रैवल कर रही है तो हो सकता है कि कुछ खा लिया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इसकी वजह से ये ओमनिवोरस होने की पॉसिबिलिटी है, डिनाई नहीं कर सकते, राइट। तो इस वजह से आपका पहले 2 स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ट्रंक के नीचे वो जनरली जाती है, घूमती रहती है, यहाँ पे अपना नेस्ट बना सकती है कि वही पास से आके अपना खाना स्टोर कर सके। तो अगर अपना घर बना रही है तो वहीं पे अपना खाना भी स्टोर कर सकती है। और खाना अगर उसका नट्स एंड सीड्स से जो नीचे ग्राउंड पे मिलता है, तो सिमिलरली 1-2 ऑर्गेनिज्म खा लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो भी वो ओमनिवोरस बन सकती है, राइट।
हम ये उसको टैग देंगे, राइट। तो इसी वजह से आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ऑलरेडी 18th देख लिया, अभी 19 पे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन अ ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। तो अभी ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो एग्जाम सिचुएशन में लगा था कि छोड़ दे, पर लास्ट मोमेंट में मैंने थर्ड राउंड पे जाके इसको मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क तो लिया था, बट इट वॉज वर्थ टेकिंग। क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल। अभी ऐसी स्पीसीज ढूंढनी है मुझे जो टूल भी बनाती है, विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री। अब मुझे ये सब नहीं पता कि ये सारे, ये मेरे रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं मार्क कर रही हूँ वही मेरे लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जहां पे मुझे अपनी थॉट प्रोसेस सोचनी है, ठीक है। और ऐसा ट्री जो ऐसा स्पीसी जो पेड़ पे चढ़ लेता हो, है ना, पेड़ पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वहीं से वो इंसेक्ट निकाल के खा रहा है। तो ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसी है जो एक तो टूल बनाने की टेक्निक उसको आती हो और ट्री पे रहती हो? तो इससे मैं स्लॉथ बियर कट करूंगी, ऑटर कट करूंगी। रहे मेरे पास ये दो ऑप्शन। अभी मुझे ओरंगुटान पता है कि इट इज जस्ट लाइक चिंपांजी, ओरंगुटान, ये सारे अपने कजिन्स है, मैन ह्यूमन होमोसेपियंस के ये कजिन भाई है, यहीं से हमारे कॉमन एंसेस्टर्स है। तो ये जो टेक्निक है इसको कुछ स्पेशल स्किल चाहिए, राइट। और ये सारे एनिमल के पास नहीं थे, तभी तो होमोसेपियंस ने सब पे रूल कर लिया, राइट। तो कॉमन एंसेस्टर्स होने के कारण ये जो स्पेशल स्किल है ये पास ऑन हो सकती है उसके बाकी के ऑफस्प्रिंग के भी, बाकी के टाइप्स में भी, राइट। तो इसी वजह से इट इज जस्ट लाइक बंदर का ही एक टाइप है ओरंगुटान, है ना। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो लेमैन लैंग्वेज में हम इसको बंदर ही मान सकते हैं। तो बंदर इज द ओनली वन जहां पे मैन की जो स्पेशल स्किल है वो थोड़ा बहुत उसका रेप्लिकेशन दिख सकता है। एंड ओरंगुटान को ये जो टर्म है दैट इज इन मलय लैंग्वेज। मलय लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली क्या होता है? मैन ऑफ द फॉरेस्ट, ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो अगर किसी को ये भी पता है तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये टूल बना सकता है, मैन ही है जो टूल बना सकता है, एंड फॉरेस्ट में रहता है। फॉरेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है पेड़ पे ही रहता है, ऑलमोस्ट इसकी हाफ ऑफ द लाइफ पेड़ पे ही रहती है। तो इसी वजह से ओरंगुटान इज माई आंसर। ऐसे सब क्वेश्चन हम पढ़ के नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सारे 100 क्वेश्चन के पीछे अपना दिमाग मत दौड़ाना। एज सच अगर आपको इसका सोर्स जानना हो तो ये नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, वहां पे एग्जैक्टली यही टाइप का डिस्क्रिप्शन उसने बोला है। तो अगर किसी को शौक है डॉक्यूमेंट्री देखने का तो ट्राई कि आप एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज देखो, कि वहां से काफी इंफॉर्मेशन आप अप्लाई कर सकते हो जस्ट बाय योर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जाके नेटफ्लिक्स देखो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि बी विजिलेंट। जो भी आप देख रहे हो, कहीं का भी आपका जो भी विजुअल्स है, आपने पढ़ा हो, सुना हो, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट अपना है 20th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। और ये क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज। इनमें से किस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है? ठीक है, अगेन मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग से अभी तक के यूपीएससी के जो एग्जाम है हुए, उसके अंडरस्टैंडिंग से ये मालूम पड़ता है कि जब भी ये इन्वायरमेंट के गैसेस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि CO2 रिलीज किस में से होता है, तो ऑलमोस्ट हर जगह वो ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर जनरली नहीं मार्क करता है, कहीं ना कहीं किसी में तो ट्रैप रखता है। तो जनरली हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव मार्क करें, बट उसके लिए एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रखना है कि कहीं कुछ चार सारे ऑप्शन में ट्रैप तो नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है, एरोसोल, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स। तो एक तो HFC की मुझे थोड़ी बहुत तो अपने स्टैटिक नॉलेज से हिस्ट्री पता है क्या क्या है, कि HFC 2000 बिंग रिप्लेसमेंट की तरह उसको लाया था। क्यों? क्योंकि हमारे जो HCFC है और हमारे CFC है, दोज वेयर ओजोन डिप्लेटिंग, राइट। तो ये ओजोन डिप्लीशन नहीं करे इसकी वजह से HFC लाया था, बट ओवर द टाइम हमें पता चला कि ये HFC जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसमें, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसकी वजह से इसको फेस डाउन करने का अप्रोच चल रहा है। अभी ऐसा जो गैस है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, मतलब आपकी हीट इमिशन हो सकता है। तो मोस्टली ये गैसेस जो है वहां पे एरोसोल, तो ये भी आपके
गैसियस एलिमेंट है, एरोसोल के इसमें यूज होता है, ये फोम एजेंट में भी होता है ये यूज, और फायर रिटार्डेंट्स में ये यूज होता है। ठीक है, ये तीनों तो हम सही कर लेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि लुब्रिकेंट का, तो ये मेरे आप लैक ऑफ नॉलेज कहो या लिमिटेड नॉलेज कहो, मुझे ऐसा लगा था कि लुब्रिकेंट कैन ओनली अकर इन लिक्विड फॉर्म, ये बस लिक्विड स्टेट में अकर होते हैं, और ये सारे मेरे गैसियस स्टेट में है। ये मैंने लॉजिक लगाया था, विच इज जनरली लुब्रिकेंट सारे फॉर्म में रहता है, ये मुझे बाद में पता चला। बट मैंने वहां पे सोचा था, ये अभी ये बोल लो कि थॉट प्रोसेस में ये लिमिटेड नॉलेज की वजह से कभी कभी सही भी हो सकता है। तो ये मुझे लगा था ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसलिए मैंने ये फोर्थ ऑप्शन गलत किया था, एंड आई मार्क्ड ओनली 3, जो कि सही हो गया था। लुब्रिकेंट में यूज नहीं होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बट मेरा जो ये थॉट प्रोसेस था लिक्विड की वजह से ये गलत हो गया था। इट ऑल्सो अकर्स इन गैसियस स्टेट, बट ये सही है कि ये तीनों में अकर तो करता है, ये तीनों में यूज होता है एरोसोल। और हमें ये भी पता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विच वॉज बीइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटिंग एजेंट, तो एरोसोल मतलब हमारे गैसियस में होते हैं जिसकी वजह से हीट बढ़ती है, राइट। तो ये यहाँ पे भी यूज होता ही होगा, फोम एजेंट्स में भी यूज होता ही है, फायर रिटार्डेंट्स में जनरली मतलब कभी कभार यूज होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन यूज है एज अ फायर रिटार्डेंट, लिमिटेड यूज है। सो आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, जो गलत हुआ था वो भी मैं बता रही हूँ, जो सही था वो भी मैं बता रही हूँ, तो कोई ये नहीं रखना है, ऐसा अहंकार नहीं रखना है कि मैं जो भी सोचूंगा सारा सही होगा उस एग्जाम सिचुएशन में। हो सकता है, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ एरर। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन मार्क करेंगे पॉसिबिलिटी लेके चलना है कि कुछ क्वेश्चन में आपका थॉट प्रोसेस भी गलत जा सकता है, इसीलिए ही हम बफर क्वेश्चंस रख रहे हैं उतने ज्यादा, कि एक्यूरेसी मेरी 100% नहीं है, तो मुझे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, उतना रिस्क लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन में इसमें रहूं कि अगर ये गलत भी होते देन ऑल्सो आई विल बी इन द पोजिशन टू क्रैक फॉरेस्ट कट ऑफ। ठीक है, 120 मार्क्स तब भी आपके आ सकते हैं, आपको 200 लाने के लिए नहीं सोचना है, इतना परफेक्ट सोचोगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लोगे, और जो आपकी लाइट माइंडेडनेस चाहिए एग्जाम सिचुएशन में, जो टेम्परामेंट है उसको खराब करोगे। ठीक है, तो इनविंसिबल नहीं बनना है। ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे। तो एचएफसी के बारे में हमें पता है कि ये रिप्लेसमेंट लाया था एचसीएफसी और सीएफसी के लिए, एंड किस पर्पज से लाया था, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को हमें फेस डाउन करना था, उसके लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए। ठीक है, कब किया था, 1989 में, एंड इट इज लीगली बाइंडिंग। बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल से, बहुत सारे एग्रीमेंट से जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट दिस इज एक्सेप्शन, ये याद रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग। जनरली यूएन के प्रोटोकॉल एज सच सारे ही बाइंडिंग नहीं होते, तो जो एक्सेप्शन है हमें वही याद रखने हैं। ठीक है, और उसमें ये पता चला था कि HFC हैव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल विच इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स देन CO2, CO2 से भी खतरनाक है। तो इस वजह से हमने सोचा था कि अभी हमें इसको फेस डाउन करना है। फेस डाउन करने के लिए हमने फिर अमेंडमेंट लाया, कब लाया, 2021 में, विच इज नोन बाय किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे जो दुनिया की कंट्रीज है उसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया, बहुत एडवांस डेवलपिंग, लिस्ट डेवलप उसमें, और सबके लिए अलग अलग टारगेट्स रखे हैं। तो हमें एज सच सारे सबके टारगेट्स याद नहीं रखने, हमें ग्रुप 3 के टारगेट्स याद रखने जो जिसमें इंडिया लाई करता है। और वो टारगेट क्या है, बाय 2047 हमें 85% HFC यूज को फेस डाउन करने, बस इतना ही आपको जरूरी है। Zest IAS, nurturing minds.